हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है पढ़ाई, मुझे बताओ। ठीक है। आज हम लोग मिले हैं साउंड के, जो साउंड चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, पार्ट 1 में तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था। साउंड की पूरी जो स्टोरी थी, बैकग्राउंड था, वो हमने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने वेव का जो मोशन होता है वो पढ़ा था। वेव मोशन में आपके जो पार्टिकल होता है उसकी वाइब्रेशन, मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो मोशन है उस पर कितने टाइप के जो आपके दो टाइप की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, वो हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद मुझे जहां तक ध्यान है, हम लोगों ने वेव मोशन और पार्टिकल मोशन को भी कर लिया था। मतलब एक लीनियर मोशन और एक वेव मोशन में क्या अंतर होता है वो देखा था। साथ में हम लोगों ने रिलेशनशिप भी देखे थे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के साथ। टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी पार्ट नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टॉपिक्स लाइक आपका इसमें रहेगा स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर रहेंगी। और आपको जो एक ऑडियोबल रेंज होती है किसी भी साउंड की, वो क्या होती है, बहुत सारे जो है टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के हम लोग करने वाले हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लगाने वाले हैं। तो सत्या शिक्षा 9-10 तुमने ज्वाइन किया क्या? अगर नहीं किया है तो करो जा करके, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्वाइन करने में फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी, है ना। तो आपको ये सीक्वेंस पता रहेगा कि आज मेरा पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 इस टाइम पर इतने बजे आने वाला है। ऑल्दो आपको नोटिफाई कर दिया जाता है, बट वहां पर आपके पास में सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में रहेंगी। ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर ना पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं आपको। तो कोई भी चैप्टर फिनिश हुआ, अब लाइक जो है आपका साउंड चैप्टर जो है फिनिश हुआ, अब आपको कहीं नहीं जाना है, वहां पे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे साउंड्स के। वहां से उठाए और तैयारी की अपनी। ठीक है। तो चलो फिर। सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना, और ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में। और अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर के तरफ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टॉपिक को कौन से हम कवर करने वाले हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड, जैसा कि मैंने बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, यूज ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड में तुम लोगों को याद होगा कि मैंने कल भी तुम लोगों को सारी चीजें बताई थी कि स्पीड क्या होती है साउंड की। देखो, साउंड क्या है, एक साउंड इज अ, लेट मी राइट इट अगेन। साउंड है क्या, साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिकल वेव जिसको रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की। अब वो मीडियम क्या होते हैं, कल ही तो हम लोगों ने पढ़े हैं। वो मीडियम होते हैं आपके, इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट, है ना। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में जो साउंड है वो अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस अपनी देती है। परफॉर्मेंस का मतलब है स्पीड जो है अलग 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 होती है। अब सॉलिड में क्या होती है, कल हम लोगों ने बात की थी, सपोज एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम में जो स्पीड होती है साउंड की, वो बच्चा होती है 5500 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर बात करें कि एयर में कितनी होती है, तो एयर में पहले, चलो इसकी एयर की यहाँ पर लिख देते हैं, सीक्वेंस में रहेगा तो मैं याद करने में आसानी रहेगी इसलिए। तो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। हम्म। और वाटर में अगर देखें तो 15 यानी कि 1530 मीटर पर सेकेंड होती है। तीन ये चीजें जो मैंने आपको बताई, एक तो सॉलिड में, एक तो वाटर में और एक एयर में, ये आप स्टैंडर्ड, ये कुछ आपकी डिस्टेंसेस है, स्पीड है साउंड की, जो आप याद करोगे। और कुछ जो है एडिशनल है वो आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो मेनली यही है, यही आपको लिखनी होती है जब बात स्पीड ऑफ साउंड की आती है। तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है कि जो एल्यूमिनियम है, यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है। साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा है, फिर वाटर में है, फिर एयर में है। तभी तो यही रीजन है। एक्चुअल में होता क्या है, साउंड इज व्हाट, साउंड इज अ कोलिजन ऑफ बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू मीडियम। तो जब कोलिजन होता है दो पार्टिकल्स में या दो
एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट में, तभी एकदम से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जितना आपका जो मीडियम है वो सॉलिड की फॉर्म में होगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, वाटर फॉर्म में होगा तो कम होगा, एयर में होगा तो कम होगा, उससे भी कम होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम साउंड की बात कर रहे हो, अगर करते हैं अगर तुमसे, तो साउंड में तुम कोई दो चीजें एज्यूम करो अपने माइंड में। एक है आयरन की बनी हुई और एक है सपोज एल्यूमिनियम की बनी, और तुमने दोनों को एकदम से कोलाइड करा, आवाज आई टन, बहुत तेज से, बहुत तेज से, ठीक है। फिर तुमने वाटर में एक्सपेरिमेंट करा, एक डंडा लिया और वाटर में मारा, तो कैसी आवाज आई? छपाक से, छपाक होता है ना। तो एक एल्यूमिनियम वाली आवाज, एक वाटर वाली आवाज। अब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हवा में, हवा में डंडा इस तरीके से करो तो कैसी आवाज आती है? जिक जिक जिक, कुछ इस तरीके से, और बहुत हल्की सी आती है। तो सबसे ज्यादा आवाज आई सॉलिड में, देन उसके बाद लिक्विड में, देन उसके बाद गैस में। ठीक है, गैस मीन्स वही आपकी हवा। अब ये तो हो गई बात साउंड के स्पीड की, ठीक है। तो थोड़ी और बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। मतलब देखो, अगर फिजिकल कंडीशन सेम है, मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही मीडियम है, उसमें साउंड की स्पीड सेम ही रहती है, चाहे कितनी भी कितनी भी टाइप की फ्रीक्वेंसीज में जो है फ्रीक्वेंसीज हो उस साउंड में। फ्रीक्वेंसीज तुम समझ रहे हो क्या, कि किसी भी चीज के होने का नंबर ऑफ टाइम कितनी बार हो रहा है वो पर यूनिट टाइम में, तो चाहे वो कितनी भी बार हो लेकिन स्पीड सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में जो स्पीड है साउंड की वो सेम रहती है, चाहे फिजिकल कंडीशन कैसी हो, बस फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स सॉलिड है तो सॉलिड हो, लिक्विड है तो लिक्विड, और गैस है तो गैस। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस पर जो होती है वो मैंने अभी आपको पीछे लिख करके दिखाई, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप सेम फॉर वही प्रीवियस वाले पेज पे, ठीक है, जो लिखा है मैंने। तो ये तो बात हो गई स्पीड की। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? देखो, तुमने लाइट चैप्टर पढ़ा, तुमने लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। तीन लॉज थे, बिल्कुल सेम वही तीन लॉज यहाँ पर भी हैं। मतलब तीन, जो स्नेल का लॉ है मैं उसको हटा दूं तो दो लॉ बचते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के भी है। कैसे? पहला कहता है, फर्स्ट फर्स्ट जो लॉ है वो कहता है कि साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस इन द सेम वे एज लाइट रिफ्लेक्ट्स एज फॉलोज, सेम रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ में आपको दिया गया है ये, दिस इज द फर्स्ट लॉ बेसिकली, ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। द इंसिडेंट साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल एंड ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन। देखो, दोनों बातें यहाँ पर एक ही लाइन में बोल दी गई, कि जो आपका इंसिडेंट रे होती है साउंड की, इंसिडेंट एंगल होता है साउंड का, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है साउंड का, वो बराबर होते हैं दोनों, यानी कि एंगल आई फॉर साउंड एंड एंगल आर इज सेम। और जो एंगल आई होता है, जो एंगल आर होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों ही एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये दोनों बातें देखो कवर हो रही है ना यहाँ पे। बेसिकली अगर आप साउंड की, एक आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी भी दी गई है, समझने के लिए आप वो भी समझ सकते हो। एक बंद कमरे में टेबल रखी हुई है कोई, ये वॉल है, और यहाँ पर एक क्लॉक लगा दी गई है। तो क्लॉक की जो आवाज, और एक ये पाइप है यहाँ पर, सेम पाइप यहाँ पर भी लगा रखा है, और इन दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर रखा है, और वॉल बीच में है। तो जब क्लॉक की आवाज यहाँ तक जाएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर सुनाई देगी। यहाँ पर अगर आपने कोई कान लगा रखा है तो यहाँ पर वापस में सुनाई देगी, यानी कि जितनी जो साउंड गई थी उतनी यहाँ पर सुनाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में आपका जो एंगल ऑफ, दो चीजें, एक कंडीशन है तभी ये जो है साउंड आपको जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही सुनाई देगा। वो कंडीशन ये है, ये पाइप के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, एक क्लॉक, अलार्म क्लॉक था, तो उससे जो आवाज निकली वो कानों तक पहुंची। तो कैसे सुन पाया, कैसे सुन पाया आप? उसकी कंडीशन है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है साउंड का, वो बराबर होना चाहिए। और दूसरा लॉ ये है कि तीनों ही एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो बस वही है कि साउंड की जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो बिल्कुल बिल्कुल लाइट की तरह है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अगली चीज की। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मुझे बतानी है कि अगर यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि साउंड तो आपको सुनाई देगा, लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पर अगर बीच में दीवार है तो उस दीवार पर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं लगाया गया है जो साउंड को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट करने से रोक रहा है।
ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जो वॉल्स होती हैं उस पर अलग टाइप का मटेरियल लगा हुआ होता है, ठीक है, जिससे कि आवाज अंदर की बाहर ना जाए और बाहर की अंदर ना आए, डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एको क्या है? एको, इको बेसिकली आपको शायद ऐसा भी लगता हो कि जो हम रूम में आवाज ऐसा लगाते हैं और अब वापस में हमें सुनाई देती है वो एको है। नहीं, वो एको नहीं है। एको और रिवर्बरेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। एको बेसिकली क्या होता है, एक पूरी आवाज होती है। जैसे आप पहाड़ों पर या किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर आवाज लगा रहे हो, तो पूरी आवाज आपने जब बोली, हाय हाय बोला तो हाय पूरा निकल करके आया, हेलो बोला हेलो पूरा आया वापस में आप तक, सुनाई दिया हेलो 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 हेलो। तो ये पूरा सुनाई दिया, उसको एको कहते हैं। ठीक है। तो फिर रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन वो होता है जिसमें आप बंद कमरे में जब बोलते हो तो आपको पूरी आवाज ना सुनाई दे करके आपको सिर्फ थोड़ी सी या आधी आवाज सुनाई देती है अपनी वापस में, उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। तो रिवर्बरेशन और एको दोनों ही डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। अब एको देखो, इन बिगर मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़ी इमारतों में, एंड इन अ लार्ज एम्प्टी हॉल, और खाली बहुत बड़े से खाली जो आपके हॉल हैं, उनमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है, तो हम सुन पाते हैं उस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के थ्रू। जो हम बोलते हैं उसको वापस में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है ना, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड में भी हो रहा है। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम सुन पा रहे होते हैं, इसको ही एको कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पूरी आवाज आनी चाहिए इसमें, तो पूरी आवाज आनी चाहिए। तो कंडीशन ये है कि एको में कंडीशन इज कि आपकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी लगभग लगभग 7 पॉइंट या 7 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट में ना लिख करके सीधा सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। जो कंडीशन है वो ये है कि डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट बस, लगभग 7 to 10 मीटर से ज्यादा, मतलब 7 to 10 मीटर तक मिनिमम होनी चाहिए डिस्टेंस। ठीक है। तो इसको मिनिमम के लिए इस तरीके से साइन लगा देते हैं। अब 7 to 10 मीटर से के आसपास या उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स है आपका, जहां से आवाज प्रोड्यूस हो रही है, और जो ऑब्जर्वर है जो उसे सुन पा रहा है, उसके और सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 से 10 मीटर के आसपास होनी चाहिए। तब ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है एको के लिए, तभी एको होगा। तभी लिखा हुआ है कि बिगर मॉन्यूमेंट्स और लार्ज हॉल। अब हमारे घरों में इतने बड़े बड़े रूम्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एको हम कहाँ देख पाते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह में देख पाते हैं। तो रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन आपका रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड एंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। देखो, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है रिवर्बरेशन के लिए, वर्ड है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है रुकावट, आवाज में रुकावट डालना। रिवर्बरेशन एक रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है और साउंड का हो रहा है, जो कि रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड, एंड जिसमें वो वापस होकर के कैसा आ रहा है, परसिस्ट होकर के आ रहा है, रुक करके आ रहा है, मतलब आधा अधूरा आ रहा है। आपने किसी का नाम लिया प्रिया, तो या इस तरीके से सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं बोलकर बता सकती, तो आप सोच करके देखो, आधा अधूरा वर्ड आपको रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रहा है, हुआ भी होगा, करके देख लेना। तो यहाँ पर ये जो होता है वो रिवर्बरेशन होता है। अब रिवर्बरेशन को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस रिवर्बरेशन को, हम बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स जो है यूज करते हैं अपनी वॉल पे, ठीक है। और थर्माकोल का यूज करते हैं। थर्माकोल क्या करता है, परसिस्ट कर देता है साउंड को, जिससे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना हो, ठीक है। तो ये हो गया एको और रिवर्बरेशन। यूज ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ साउंड क्या हो सकते हैं, यूज क्या हो सकते हैं इसका? देखो, यूज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मेगाफोन्स, मेगाफोन्स में, ठीक है। और आपकी शहनाई या ट्रम्पेट्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टेथोस्कोप में, स्टेथोस्कोप में बेसिकली क्या होता है, जो आपका स्टेथोस्कोप होता है, पाइप में एक तरीके का रिवर्बरेशन ही हो रहा होता है, जो साउंड यहाँ से आता है वो टकरा करके इस तरीके से टकराता हुआ यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप में भी यहाँ पर इसका यूज होता है। कर्व्ड डोम ऑफ कंसर्ट हॉल, किसी भी कॉन्सर्ट हॉल की कर्व्ड हॉल में जो है इसका यूज किया जाता है। उसको यूज करने के लिए इसको कर्व्ड जो है आपकी हॉल बनाए जाते हैं। जैसे हॉल आपने कुछ देखे होंगे,
कर्व टाइप के होते हैं। वो क्यों होते हैं? जिससे कि साउंड आए टकरा करके सीधा यहीं पर ही जहां पर लोग खड़े हैं वहां तक उन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये रिवर्बरेशन ही तो है जो रिफ्लेक्शन करवा रहा है और साउंड जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सुन पा रहे हैं। अब एक सुनने की जो साउंड सुन पा रहे होते हैं, वो एक सुनने की जो ह्यूमन में एक रेंज होती है साउंड की, वो क्या होती है? तो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो ऑडियोबल साउंड होता है। 20 से कम आ जाए तो वो इंफ्रासोनिक होता है। 20,000 से ऊपर चले जाए तो वो अल्ट्रासोनिक होता है। चलो इसको समझते हैं। देखो, 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है ना? तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूनिट लिखी है हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज, ये तो हो गया आपका ऑडियोबल। ऑडियोबल साउंड हो जाता है ये आपका। लेकिन अगर आप 20 हर्ट्ज से कम चले जाते हो, यानी कि 0 से 20 हर्ट्ज की बात करते हो, तो बच्चे इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड। अभी बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है। 20,000 से बियॉन्ड चले जाते हो, ठीक है, बियॉन्ड 20,000 तो तुम नहीं सुन पाओगे, इतनी ज्यादा आवाज तुम लोग नहीं सुन पाओगे बच्चा। बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है, मैम भी नहीं सुन पाएंगी। इसका मतलब ये मत निकालना ना मैं सुन लूंगी। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड जो हो गया हमारा 20 से 20,000 हो गया। 0 से 20 इंफ्रा साउंड हो गया। इंफ्रा साउंड का मतलब है कि ऐसा साउंड जो कैसा हो, इतना धीमा हो कि हम सुन ना सकें, और इतना ज्यादा हो जाए, 20,000 से भी ज्यादा हो जाए, दैट मीन कि इतना ज्यादा हो गया है कि हम तभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। अगर शायद हम सुने तो कानों से खून आ जाए, ऐसा कुछ, चलो नहीं पता। बट बियॉन्ड 20,000 हम नहीं सुन पाते हैं। तो बियॉन्ड 20,000 जो है कौन प्रोड्यूस करता होगा, क्या सोचा है तुमने? तो जो ब्लू वेल होती है, ये इन अल्ट्रासोनिक साउंड जो है प्रोड्यूस करती है। अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। और इस अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज क्या है कि किसी भी बड़े से बड़ा, मजबूत से मजबूत जो आपका मेटल ब्लॉक होता है, मेटल ब्लॉक कोई भी लोहे का बना हुआ, उसको पेनिट्रेट करने के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं। या कोई भी कंक्रीट वॉल को तोड़ने के लिए यूज करे जाते हैं। इनकी साउंड फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि इनका यूज इन कामों में करा जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करते हैं, कब प्रोड्यूस होता होगा? तो जब आपने अर्थक्वेक आता हुआ देखा है, नहीं देखा होगा, देख कोई नहीं पाता अर्थक्वेक, लेकिन जब आता है तो हम सुन लेते हैं कि न्यूज़ेस में आ जाता है कि अर्थक्वेक आया है या आने वाला है, या आने वाला तो नहीं पता चल पाता, आया अभी अभी आया था ऐसा पता चलता है। तो अर्थक्वेक जो है जब आता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं, जो पशु पक्षी होते हैं वो सुन लेते हैं। उनके अंदर ही कैपेबिलिटी होती है, वो इतने माइन्यूट से साउंड को भी सुन लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, चलो। और कौन प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक साउंड? यहाँ पर बैट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आई होप अगर आपका डाउट होगा कोई तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ साउंड की बात करी। तो साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। साउंड में अगर बात करें स्पीड की तो सबसे ज्यादा होती है आपके सॉलिड में, देन वाटर में, देन एयर में। ठीक है, और इसीलिए साउंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है सॉलिड में। उसके बाद बच्चा जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो बिल्कुल लाइट की तरह होता है, कि साउंड जो है रिफ्लेक्ट करता है बिल्कुल लाइट की तरह। जैसे कि लाइट के लिए रूल्स हैं, वैसे ही रिफ्लेक्शन के साउंड के लिए भी हैं। इंसिडेंट साउंड जो होता है वो रिफ्लेक्टेड साउंड के साथ में इक्वल एंगल बनाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इक्वल टू ईच अदर। और तीनों यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ साउंड, ये तीनों ही एक ही प्लेन में बनते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर भी बना करके दिखाई थी कि अगर एक टेबल रख दी जाए, थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाऊं तो ये, और दो पाइप यहाँ लगा दिए जाए, तो ये जो साउंड यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो टकराएगा वॉल से, इस वॉल से टकराएगा और यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो टकराया और वापस आया, ये तो हो गया, यहाँ से गया तो ये इंसिडेंट हो गया, और ये हो गया
रिफ्लेक्टेड, और बीच में इसको हम मान लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। एको क्या होता है? एको भी हमने पढ़ लिया। रिवर्बरेशन क्या होता है? पढ़ लिया। यूज ऑफ रिवर्बरेशन पढ़ लिया। रेंज क्या होती है हेयरिंग की ह्यूमन में? तो वो भी पढ़ लिया कि भैया 0 से 20 इंफ्रासोनिक, 20 से 20,000 ऑडिबल साउंड जो हम सुन पाते हैं, 20,000 से बियॉन्ड निकल जाओगे तो हम ना सुन पाएंगे बिल्कुल भी। और हमें कैसा ये सुनना तो दूर है, शायद हमें ये इतना ज्यादा नुकसान कर जाए कि कानों से खून आ जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तभी हमें 20,000 हर्ट्ज जो है एक ऑडिबल साउंड रेंज है हमारी, 20 to 20,000 वही हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाहर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बच्चों। उसके बाद हमने बात की थी कि जो आपका बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज का जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, जिसे अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये बैट हो गई और ब्लू व्हेल हो गई, और इनका यूज हम करते हैं मेटल ब्लॉक्स को काटने में, तोड़ने में, कंक्रीट वॉल को तोड़ने में। इतना ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। इंफ्रासोनिक साउंड अर्थक्वेक के टाइम पर पशु पक्षी सुन पाते हैं, हम नहीं सुन पाते क्योंकि इतना ज्यादा कम होता है। क्वेश्चन की बात करते हैं। When the vibrating object move, when the vibrating object move backward, it create a region of low pressure. जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है बैकवर्ड जाती है, भाई वो आगे और पीछे होती है ना, तो जब बैकवर्ड जाती है तो वो एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करती है। उसको क्या कहते हैं? क्या तुम्हें याद है? पार्ट 1 में हम लोगों ने साउंड के क्या पढ़ा था? जो लो प्रेशर रीजन्स होते हैं उनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेयरीफैक्शन, रेयरीफैक्शन। ठीक है, फिर से सुनो, रेयरीफैक्शन। ओके, और अगर हाई प्रेशर रीजन्स हमें दिखते हैं तो वो होते हैं कंप्रेशंस। जब हाई प्रेशर रीजन्स बनाते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट तो वो होते हैं कंप्रेशंस। तो इसका अब आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 2 पर आते हैं। मैक्सिकन वेव इन अ स्टेडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टेडियम में जो मैक्सिकन वेव होती है, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया? नहीं बताया होगा। तो मैक्सिकन वेव क्या होती है, चलो समझते हैं। मैक्सिकन वेव कुछ नहीं, सिंपल जो आपके सिपाही होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, ये शायद किसी अलग रीजन, किसी अलग देश की सिपाहियों की जो बात हो रही है यहाँ पर वो हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिकन वेव वाला स्टेडियम में ऐसा कुछ वेव नहीं बनाया जाता है। अलग कोई कंट्री है, कंट्री का नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मे बी नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया। तो मैक्सिकन वेव वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, देखो लाइन से खड़े हो जाएंगे। फिर क्या होगा? सारे सोल्जर्स जब लाइन से खड़े हो जाएंगे एक ही सीध में, एक ही बिल्कुल लाइन बना करके, तो जब इस तरीके से कुछ वेव होती है, इस तरीके से वेव चलती हुई आती है। कैसे चलती है? जब ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। पहले ये नीचे होगा, फिर वो ऊपर, फिर ये नीचे। जब ये नीचे होगा तो ये ऊपर हो चुका होगा, मतलब ये नीचे हुआ। ठीक है, तब तक क्या हुआ? ये नीचे होकर के ये ऊपर उठा। जैसे ये ऊपर उठा तो ये नीचे हो गया, फिर ये ऊपर उठा तो ये नीचे हो गया, फिर ये ऊपर उठा तो ये नीचे हो गया। तो इस तरीके से एक वेव फॉर्म में बनती चली जाती है। इसको ही मैक्सिकन वेव कह देते हैं। तो ये जो मैक्सिकन वेव है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है? मैक्सिकन वेव इन अ स्टेडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, तुम बताओ? ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके से इस तरीके से हो रहा है ना मूवमेंट। ये जो वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है? वेव मोशन कर रहा है, वेव मोशन कर रहा है। ठीक है, वेव मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है बताओ, जल्दी से कमेंट करो। तो मैक्सिकन वेव में अप डाउन हो रहा है ना, तो जो वेव की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल मूव कर रहा है ना, या ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर कर रही है ना, अप डाउन अप डाउन। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स वेव। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा देखते हैं स्टेट करना है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, कि साउंड डज नॉट नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए। अच्छा, ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर कोई कह रहा है कि हाँ ये ट्रू है, तो फिर अब तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तुम लोग बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हो अगर तुम कह रहे हो ट्रू, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे तो बेस्ड था। साउंड को डज कह रहे हैं कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं उनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं इवन। तो ये कैसी हो गई? ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। फोर्थ देखो, द डिस्टेंस विच कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम गिव्स। डिस्टेंस जो होती है कंप्रेशन से रेयरीफैक्शन तक का जो ट्रेवल होती है पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में कितने जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है कंप्रेशन से रेयरीफैक्शन तक, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या द डेंसिटी ऑफ साउंड वेव कहते हैं।
स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ साउंड कहते हैं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल टू साउंड वेव्स? यस और नो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना? एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। अब ये कह रहे हैं क्या ये साउंड पर एप्लीकेबल होता है? यस और नो? यस, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्गिट्यूडल वेव में देखा था बच्चों, जो एक एनर्जी है वही एनर्जी का फ्लो कंजर्व होकर आगे जा रहा है, और आगे जाकर के क्या कर रहा है? एक मोशन करवा रहा है, ठीक है? बेसिकली पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल तो सिर्फ एनर्जी फॉर्म कर रहा है, वो एनर्जी आगे तक जाती है, जैसे स्लिंकी में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हो जाएगा यस। 6 देखो, साउंड ट्रेवल थ्रू विच मीडियम? साउंड किस मीडियम में ट्रेवल करता है? तो यार साउंड तो सारे मीडियम में हो जाएगा ना, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट कंप्रेसेस, जब बॉडी वाइब्रेट होती है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, तो इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म अ हाई डेंसिटी एरिया नोन एज, उसको क्या कहते हैं? तो वो क्या करता है, व्हेन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट कोई वाइब्रेट होती है, तो ये इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग, ये कंप्रेस करती है जो सराउंडिंग में एयर होती है उसके पार्टिकल को, और एक हाई डेंसिटी एरिया क्रिएट कर देती है। उसको क्या कहते हैं? क्या उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं? बिल्कुल गलत। क्या उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं? बिल्कुल गलत। क्या उसको रेरिफेक्शन कहते हैं? ये भी गलत। तो क्या कहते हैं उसको? कंप्रेशन कहते हैं, है ना? फिनोमेना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस्ड इज heard again due to the reflection is called, क्या वो एको होता है? क्या वो माइलेज होता है? क्या वो साउंड बाउंस होता है या इंटरफेरेंस होता है? वो भैया एको होता है, ठीक है? इको नहीं, एको। तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 की भी प्रैक्टिस कर लो, पार्ट नंबर 2 की भी प्रैक्टिस कर लो, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम अगली वीडियो में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखो साउंड से जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगी, ठीक है? तुम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, समझो, जो डाउट है वो पूछो, ठीक है? और अच्छे से बस पढ़ाई करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सत्या शिक्षा 9-10। ओके, तो अभी चलते हैं, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे नए चैप्टर की बात। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।